हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जोबनेट जयपुर से। और आज हम बहुत बड़े एक शख्सियत के साथ हैं और सौभाग्य हम सबका। आज हम उनसे जानेंगे क्योंकि जब कोई इंसान एक छोटे से गांव से, एक छोटे से कस्बे से निकल के और पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि यूँ कहे कि हिंदुस्तान में अपना पहचान बनाते हैं, तो एक बड़ी प्रेरणा होती है हर इंसान के लिए, हर बच्चे के लिए। तो आज हमारे बीच बहुत ही महान शख्सियत और महान व्यक्तित्व के धनी, जिनका व्यक्तित्व, जिनकी उदारता के चर्चे, जिनकी अच्छाई के, जिनकी सच्चाई के चर्चे पूरे राजस्थान में रहते हैं, आदरणीय हरिप्रसाद जी शर्मा साहब। तो सर का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम शुरू से लेके कैसे संघर्ष रहा, किस हालात में आप इतनी बड़ी जगह पे पहुँचे और कैसी परिस्थितियाँ रही, कैसे उसके बारे में हम चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा शुरुआती दौर के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। शुरुआती कैसे एजुकेशन हुआ, किस तरह के हालात परिवार के रहे और कहाँ मोटिवेशन रहा इस तरह का कि मुझे यहाँ जाना है। रमेश जी ने जहाँ से चर्चा शुरू की है उसी के बारे में यह है कि मेरा जो गांव है जयपुर ज़िले के सीमा का आखिरी गांव है, तो मुंडली के नाम से जाना जाता है और किशनगढ़ रेनवाल कस्बे के 4 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। संयोग से यह हुआ कि जिस परिवार से मैं हूँ वो बेसिकली ब्राह्मण जाति का खंडल विप्र परिवार कहलाते हैं। और हमारी 100 पीढ़ियों में, जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार है, जो हमारे पुरखों ने बताया कि हमारे पुरखों ने खेती ही की है, खेती का ही काम किया है। तो निश्चित रूप से पूरा जो हमारा गांव है वो भी कृषि या कृषि कार्यों से संबंधित ही रहा है, जिसकी आबादी लगभग, जब मेरा जन्म 1960 के आसपास हुआ तब करीब उसकी आबादी रही है करीब 1000 और 1500 के बीच में ही रही है। ज़्यादातर लोग खेती ही करते रहे या खेती से सहायक काम करते रहे। हमारे उस गांव में मेरे पिता पहले व्यक्ति थे श्री बंशीधर शर्मा, जिन्होंने 6वीं पास की थी। उससे पहले कोई भी मेरे गांव या आसपास के 18 गांवों में कोई भी पढ़ा लिखा ऐसा व्यक्ति नहीं था जो किसी का कागज़ लिख दे या कागज़ पढ़ ले, पत्र लिख दे। तो वो ही 18 गांव के लोगों का यदि किसी को पत्र लिखवाना होता या किसी को पत्र पढ़वाना होता तो वो क्या करते थे। तो उनके मन में एक ये तमन्ना थी कि भाई जो मेरे बच्चे हैं वो कुछ पढ़ें, आगे बढ़ें। तो उसका परिणाम ये हुआ कि मैं मेरे गांव का पहला वो छात्र बना और मेरा साथी एक और थे, अर्जुन चौधरी। हम दोनों ने 1976 में 11वीं कक्षा पास की। तो हम वो 2 छात्र थे जिन्होंने गांव में 11वीं कक्षा पास की। और उसके बाद वातावरण उस समय ज़्यादातर जो उस गांव का था, लगभग हिंदुस्तान के सभी गाँवों का वो ही था कि ज़्यादातर परिवार खेतिहर थे। देश को आज़ादी मिले लगभग करीब 25-30 साल हो गए थे। प्राथमिक शिक्षा का ज़्यादा विस्तार नहीं हुआ था, लेकिन आज़ादी का एक सहपरिणाम, यदि शायद देश आज़ाद नहीं होता तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारे गांव से कोई भी शायद आने वाले कई सालों तक पढ़ के बाहर नहीं आता। लेकिन आज उस लोकतंत्र का ही एक परिणाम यह है कि मैं वहाँ पढ़ा और मेरे जैसे मेरे बाद में करीब 30-35 सरकारी सेवाओं में है, कई बिजनेस में चले गए, कई अपने प्राइवेट सेवाओं में चले गए, वो आगे बढ़े। और यही एक लोकतंत्र और आज़ादी का परिणाम रहा है। मैंने 11वीं पास करने के बाद कालाडरा कॉलेज से एजुकेशन किया, ग्रेजुएशन किया और उस ग्रेजुएशन करने के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय से 1979 से लेकर 81 तक पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में किया। बीएससी मैंने मैथमेटिक्स में किया। जिस समय हुआ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि 1977 में मेरे फादर की डेथ हो गई और 1978 में मेरी शादी हो गई। अब हमारे सामने एक ही लक्ष्य था कि चाहे छोटी लगे या बड़ी, कि नौकरी लगना ज़रूरी है। तो उसका परिणाम ये हुआ कि एलडीसी से लेकर आईएएस के 11 प्रतियोगी परीक्षाओं में मैंने फार्म भरा। और जयपुर आने के बाद एक ही ड्रीम था, एक ही सपना था, एक ही लक्ष्य था कि कैसे और कैसे सरकारी सेवा में मैं चयनित हो जाऊं। क्योंकि जिस एरा में हम था उस समय प्राइवेट सर्विसेज नहीं थी, खुद के बिजनेस के लिए स्कोप हो ही नहीं सकता था क्योंकि इतना पैसा ही नहीं था।
तो हमारा एक ही लक्ष्य था एकमात्र कि मैं सरकारी सेवा में प्रवेश करूं। 11 सेवाओं में दिया, 11 ही सेवाओं में मैं चयनित हुआ। कंसल्टेशन एलडीसी से लेकर आईएएस तक, आईएएस में अलाइड में सेलेक्ट हुआ। और क्योंकि हमें ये गाइड करने वाला नहीं था कि ऑप्शनल पेपर क्या लेने चाहिए, उस चक्कर में मैं उस वजह से मैंने इकोनॉमिक्स एक पेपर लिया, जिसकी वजह से थोड़ा मेरिट कम रह गई। लेकिन उससे पहले मैं आरपीएस में सेलेक्ट हो चुका था। मैंने ये कहा कि मुझे अपने ही स्टेट में रहना है, इसलिए बड़ी सर्विस को छोड़ा और राजस्थान में आरपीएस में ही मैंने जॉब करना शुरू किया। और उसके बाद की जो जर्नी शुरू होती है 1982 में, एक साल पहले मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रहा 1981 से 82 तक, और 82 में राजस्थान पुलिस सेवा में मैं सेलेक्ट हो गया। उसके बाद की कहानी मेरी 36 सालों की राजस्थान पुलिस सेवा की कहानी है। लेकिन जिस समय सर पढ़ रहे थे उस समय तो शायद ही कोई, क्योंकि उस समय के हालात के हिसाब से या उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपके दिमाग में कहीं रहा होगा कि नहीं मुझे आरपीएस बनना है या राजस्थान पुलिस की सर्विसेज में जाना है। तो वहाँ पर कैसे दिमाग में रहा कि नहीं मुझे ये बनना है? क्योंकि आज के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गाइडेंस अभी भी वर्तमान में नहीं मिलती, जबकि इतने आज एंटरटेनमेंट के साधन हैं, आज गूगल है, यूट्यूब है, फिर भी कई ऐसे आज भी वंचित गांव है जहां पर उस समय तो मिलना बहुत मुश्किल था। तो ऐसे कहां से ये रहा कि नहीं मुझे तो ये इधर ही जाना है? मतलब इतनी सर्विस भी आपने एग्ज़ाम दिया, इतने पास भी हुए, तो दिमाग में कभी पहले था या बाद में कहीं ऐसी मोटिवेशन मिली कि नहीं मुझे तो पुलिस में जाना है या आरपीएस ही बनना है? आपने बिल्कुल एक सही बिंदु उठाया, क्योंकि गांव में जो भी छात्र होते हैं आज भी कहीं न कहीं ये है कि जो प्रशासनिक एवं पुलिस सेवाओं के प्रति एक आकर्षण या एक सम्मान या ये समझ ले जो महत्व होता है वो अन्य सेवाओं का नहीं होता। तो हमारे भी दिमाग में, चूँकि ग्रामीण पृष्ठभूमि के थे, हम भी जैसे पुलिस थानों का जो इंचार्ज होता था या तहसीलदार होता था या एसटीएम डीवाईएसपी, उनसे थोड़ा अभिभूत रहते थे हम। तो कहीं न कहीं दिमाग में यह था कि अगर मौका मिला तो इन सर्विसेज में जाना करे। तो इसका मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि मेरा मई 1981 में राजस्थान वन सेवा में चयन हो गया, वो राजपत्रित अधिकारी के एक समकक्ष थी। तो जब मैं उसमें चयन होने के बाद मैं मेरे गांव में गया, तो गांव में उस दिन सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और उनको बताया कि मैं सरकारी सेवा में चयनित हो गया हूँ। तो उन्होंने पूछा भाई क्या नौकरी लगी? तो मैंने उनको यूँ समझाया कि भाई मैं राजस्थान वन सेवा होती है। आधे घंटे समझाने के बाद वो ये समझ पाए कि मैं लकड़ी पकड़ने वाला अफसर बन गया। तो उन्होंने मेरे से ये कहा कि यार इसके बजाय अगर तू थानेदार तहसीलदार बन जाए तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मेरे भी कहीं न कहीं मन में भावना थी, तो मैंने ये किया कि भाई मैं प्रशासनिक और पुलिस सेवा के लिए पूरी कोशिश करूँगा। और उसके बाद जब मेरा अगली साल 1.5 साल के बाद राजस्थान पुलिस सेवा में चयन हुआ, तो मैं फिर दोबारा गया तो उन्होंने पूछा भाई अब के क्या नौकरी लगे? उनको बताया कि मैं थानेदार से ऊपर वाली नौकरी डीएसपी बन गया हूँ। तो पूरा गांव खुश था। ये बात सही है कि महत्व, सम्मान और आकर्षित करता था, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये मेरे दिमाग में था कि इन सेवाओं में रहते हुए, प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं में रहते हुए आप ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हो, ज़्यादा प्रभावी तरीके से कर सकते हो। और पर्टिकुलर ग्रामीण लोगों के लिए इन सेवाओं का अत्यधिक महत्व रहता है। तो वो कहीं न कहीं मेरे जहन में ये थी कि मैं अपने जैसे लोगों का, जिनकी मेरी जैसी पृष्ठभूमि रही है, उन लोगों की ज़्यादा प्रभावी तरीके से मदद कर पाऊँगा, ज़्यादा सहयोग कर पाऊँगा, ज़्यादा गाइड कर पाऊँगा। तो वो एक कहीं न कहीं दृष्टिकोण मेरे दिमाग में मौजूद था, इसलिए मैंने इस सेवा का चयन किया। सर एक जिस महकमे में आप रहे हैं और जिस तरह के इस महकमे में जो लोग होते हैं, मतलब उनका जो व्यवहार होता है, उनका जो व्यक्तित्व होता है, वो एक मतलब एक ज़्यादा व्यवहारिक नहीं होता है हमेशा वो। लेकिन आपके बारे में ये कहा जाता है, बड़े किस्से आपके हैं कि आपने हमेशा जो पीड़ित है उसको हमेशा गले लगाया है, और जो अपराधी है उसको सदैव जो जिसको जो सज़ा मिलनी चाहिए या जो होना चाहिए उसमें आपका बड़ा एक, कई बार चर्चाएं चलती है, कई बार ऐसी बातें होती है कि कभी भी जो पुलिस वाला जो है वो केवल अपराधी के लिए रहा, एक आम आदमी के लिए रहा। तो क्या ये सही बात है? क्या लोग कहते हैं कि साहब का बड़ा उदार दिल है और पीड़ित तो हमेशा ही गले लगाया पीड़ित को, तो चाहे वो कैसा भी हो, और अपराधी में हमेशा ही खोप रहा, ऐसी एक, तो कितनी ये सच्चाई है इसमें? आपने बिल्कुल एक सटीक विश्लेषण किया है।
मेरा एक मानना रहा है कि पुलिस अधिकारी वो सेवा है जो यूनिक सर्विसेज है, कि इसका काम सिविल होता है और वो वर्दीधारी होता है, जो शायद किसी सेवा में नहीं होता। आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ ये होती है, वो सिर्फ वर्दी वाला कार्य करती है, लेकिन उनका आम जनता से जुड़ाव नहीं होता। बाकी जो महकमे होते हैं, प्रशासनिक सेवा या अन्य पीएचडी, ग्रामीण सेवा, वो जनता से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन वो वर्दी वाले नहीं होते। इट इज़ द ओनली पुलिस जो आपकी ये काम करती है, और जो मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो सबसे प्रभावी महकमों में से एक होता है। दुनिया में 200 देश है, उनमें 150 देशों में आर्मी नहीं होती, बहुत सारे में प्रशासनिक सेवाएं नहीं होती, लेकिन 200 देश में एक भी देश ऐसा नहीं हो जहां पुलिस सेवा नहीं है। तो इस दृष्टि से पुलिस सेवा का बहुत महत्व है। और जो आपने कहा, मेरे दिमाग में जब मैंने ये सेवा ज्वाइन की तो मुझे शुरू में ही 2 चीज़ें समझ में आ गई थी कि पुलिस अफसर में 2 गुणों का होना बहुत ज़रूरी है, और दोनों विपरीत गुण होते हैं। विपरीत ये होता है कि पुलिस अफसर को अपने व्यक्तिगत जीवन में ही मस्ट बी संत इन हिज पर्सनल लाइफ, कि वो अपने जीवन में सिंपल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, और लोगों के प्रति एक दर्द होना चाहिए, एक भावना होनी चाहिए। तो वो ही मस्ट बी सिंपल एंड ही मस्ट बी हीरो इन पब्लिक लाइफ, कि वो जब एक्शन लेना पड़े, बदमाशों के खिलाफ करना पड़े या इनके खिलाफ कोई लॉ एंड ऑर्डर में करना पड़े, तो उसको हीरो की तरह से व्यवहार करना चाहिए। हकीकत में होता है, जो संत होते हैं वो हीरो नहीं होते, और जो हीरो होते हैं वो संत नहीं होते। प्रॉब्लम ये है, लेकिन मैंने हमेशा मेरे दिमाग में कि दोनों गुण डेवलप किए जा सकते हैं कोई भी, और हर पुलिस अफसर को इन दोनों गुणों का अपने व्यक्तित्व में समावेश करना चाहिए। तो आपको व्यक्तिगत जीवन में बहुत सरल होना चाहिए, बहुत ही गरीबों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, पीड़ितों के प्रति, और हमें कोशिश ये रहनी चाहिए कि भले आदमी को हम न्याय देवें। भला आदमी चलाकर पुलिस के पास आना नहीं चाहता, हमें उनके पास खुद को जाना चाहिए, पुलिस अधिकारी को। और जहाँ एक्शन लेने की ज़रूरत पड़े, जो बदमाश हो, लैंड ऑर्डर हो, तो वहाँ फिर आपको हीरो की तरह से बहुत ही टफ रोल अदा करना चाहिए। इसलिए मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूँ कि कोटा जब मैं एडिशनल एसपी था, तो मुझे कोटा शहर के लोग आके ऑफिस में कहते थे, वो कहते हैं कि साहब ऑफिस में आपसे बढ़िया कोई अफसर नहीं होता, आप सबकी सुनते हो, सबकी वाजिब मदद करते हो, आए हुए का सम्मान करते हो, पूरा रिस्पेक्ट करते हो। और वो कहता है कि साहब जब कानून व्यवस्था होती है तो आपसे ख़राब कोई अफसर नहीं होता। तो वो कहता है, तो मैंने उनको यही कहता था कि देखो, ऑफिस में कोई पीड़ित व्यक्ति आता है, कोई ज़रूरतमंद आता है, उसकी मदद करना मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन लैंड ऑर्डर कोई बदमाशी कर रहा है, कोई बदमाश उसको शांति व्यवस्था ख़राब कर रहा है, लोक व्यवस्था ख़राब कर रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन लेना वहाँ मेरा कर्तव्य बन जाता है। तो ये दोनों डिफरेंट जॉब होती है। ये पुलिस अधिकारियों को बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि उनको व्यक्तिगत जीवन में सरल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, और पीड़ितों के प्रति एक दर्द पैदा करना चाहिए। लेकिन जब जहाँ एक्शन लेने की ज़रूरत हो अपराधियों के खिलाफ या कानून व्यवस्था बनाने के लिए, तो सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। बहुत सही बात है सर। पीड़ित आदमी पुलिस के पास, सही कह रहे हैं, मतलब जाता हुआ भी डरता है, लेकिन जहाँ लगता है कि नहीं, हमारी सुनने वाले, हमारे साथ न्याय करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से वो जाता है। सर, जीवन में बहुत बार होता है, जिस पोस्ट पे आप रहे हैं, तो वहाँ पॉलिटिकली भी बहुत कई बार दबाव आता है। तो कभी ऐसा भी हुआ क्या कि किसी डिसीजन को लेके कभी कोई इस तरह का दबाव रहा हो, और फिर उसके बाद में आपने कही नहीं, मुझे थोड़ा सा इसको चेंज करना है, ऐसी भी कभी परिस्थितियाँ बनी, मतलब दबाव से भी कभी किसी डिसीजन को? क्योंकि अमूमन माना जाता है कि एक पुलिस अफसर है तो कई सारे पॉलिटिकली जो लीडर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, तो इस तरह की भी कभी कोई बात आई आज तक जीवन में जहाँ मतलब इस तरह का प्रेशर आया हो और कहीं समझौता किया हो आपने? ऐसा है कि राजस्थान का, मैं कैसे भी पॉलिटिशियन रहे हों, किसी भी पार्टी के रहे हों और किसी भी क्षेत्र के रहे हों, यदि उनकी एक अच्छी बात मैं ये कहना चाहूँगा जो मेरे अनुभव से 36 साल में है, कि यदि आप सबके साथ निष्पक्ष हो, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हो, और बिल्कुल साफ़ सुथरी नौकरी करते हो, लोगों को, पीड़ितों को न्याय देने की कोशिश करते हो, तो कोई भी पॉलिटिशियन आपसे गलत काम की उम्मीद नहीं करता। 36 साल में मेरे से किसी ने उम्मीद नहीं की, और ऐसा कोई भी, पर यदि आप किसी एक के लिए गलत काम करते हो तो फिर वो भी उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए भी करो। लेकिन आप सबके लिए समान हो, किसी के लिए भी गलत काम, किसी के खड़े से भी गलत काम नहीं करते हो, तो कोई भी आपसे, कोई भी पॉलिटिशियन उम्मीद नहीं करता। ये आप पे निर्भर करता है कि आप किस ढंग की कार्यशैली, कार्यप्रणाली अपनाना चाहते हो। उसी के अनुरूप पॉलिटिशियन बहुत एडजस्ट करने वाली कम्युनिटी होती है। वो सही काम करने वाले पुलिस अफसर पे कभी भी दबाव डालना पसंद नहीं करते,
और यदि किसी ने बाय दी वे कोशिश कर भी दी गलती से, तो उसको ये एहसास करा दिया कि ये आपका दबाव कोई काम नहीं करेगा। मुझे कभी पॉलिटिकल फ्रंट से कभी भी किसी भी लेवल पे कभी परेशानी नहीं हुई। सही करें सर, जब उनको लगता है कि नहीं अपने दबाव से कोई काम हो सकता है तो ही इस तरह की परिस्थितियाँ बनती है। लेकिन अगर किसी इंसान की छवि ऐसी हो जहाँ किसी को लगता है कि वो तो भैया न्याय करने वाले हैं, किसी की मानने वाले नहीं है, तो वहाँ मुझे नहीं लगता शायद कोई सही करे। आप बिल्कुल थोड़ा सा मुझे एक बार सुना है कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी आप, तो फॉरेन में जब आप गए एज ए रिप्रेजेंटेटिव इंडिया से, तो वहाँ की और यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसमें कितना अंतर है? वहाँ कैसे रहते हैं लोग, किस तरह का कानून है, और हमारे यहाँ किस तरह का कानून है? कहाँ दोनों में से किस जगह सुधार की गुंजाइश है सर? थोड़ा सा इसमें मैं कहूँगा कि जैसे यदि आपको ऐसा अवसर मिले कि दुनिया को थोड़ा सा धरती से ऊपर उठ के देखने का मौका मिले, तो इस दृष्टि से, पुलिस कार्य की दृष्टि से धरती 4 भागों में बटी हुई मिलेगी आपको। एक 25-30 ऐसे कंट्रीज़ है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उनका ये मानना पड़ेगा कि उनकी पुलिस प्रोफेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ करप्शन नहीं है, वहाँ भेदभाव भी नहीं करते। वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की पुलिस है, उनका दे आर वेल, उनके साधन संपन्न है, उनके पास गाड़ी घोड़ों की कोई कमी नहीं है, उनके वर्किंग आवर्स फिक्स है कि 8 घंटे ड्यूटी करते हैं और वेल इक्विप्ड और वेल है। तो वो एक क्षेत्र हो गया पूरी दुनिया का। दूसरा क्षेत्र वो है जो हमारे ये चाइना, कोरिया, जापान ये वगैरह है, इनमें सेकंड क्लास की पुलिसिंग होती है कि करते हैं, थोड़ा बहुत करप्शन भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल कुल मिला के अच्छी स्थिति में है। तीसरा वो क्षेत्र है जो जिसमें हमारा देश शामिल होता है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, कहीं न कहीं या आपके लंका है, नेपाल है, इन कुछ अरब कंट्रीज हैं। उनमें यह है कि हम इस स्थिति की दृष्टि से तीसरे नंबर पे आते हैं पुलिस की क्वालिटी के आधार पे, जहाँ पे पुलिस को अभी काफ़ी सुधार की ज़रूरत है, साधनों की भी ज़रूरत है, वर्किंग की भी ज़रूरत है, पुलिस में भी सुधार की ज़रूरत है। एक जगह संतोष ले सकते हैं कि हमसे भी कुछ लोग पीछे हैं, वो है अफ्रीका वाला महाद्वीप है, वहाँ की पुलिस है वो हमसे भी ज़्यादा सुधार की उसको आवश्यकता है। तो हम ये पा सकते हैं कि हमें अल्टीमेटली उसी दिशा में जाना है कि जहाँ पे डेवलप्ड विकसित देशों की, जिसमें पश्चिम यूरोप है, यूएस है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है, उन लोगों की पुलिस से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। लेकिन ये हर कंट्रीज़ की एक डेवलपमेंट स्टेज है, वो आज हम नहीं प्राप्त कर सकते। न इतने हमारे पास साधन है, हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है, हमारा बढ़ता हुआ शहरीकरण है, हमारे बहुत सारे चैलेंजेज हैं जो संक्रमण काल से हमारा देश और समाज गुजर रहा है, इन समस्याओं से वो देश पार पा चुके हैं। तो इसलिए उनका और हमारा कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन अल्टीमेटली 50 साल बाद, 100 साल बाद हमें उसी दिशा में आगे बढ़ना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आने वाली सरकारें, हमारे आने वाला समाज उसी दिशा में प्रेरित होने की कोशिश करेगा, ताकि उस स्तर की पुलिसिंग हमें प्राप्त हो सके। सर, अब ऐसा भी नहीं हो सकता, एक आम जन का भी एक खुद का भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक खुद की भी कुछ नैतिक दायित्व होना चाहिए कुछ, क्योंकि इतना हो नहीं सकता कि कोई भी देश इतना या कोई भी राज्य जो है इतनी पुलिस की व्यवस्था कर दे कि हर इंसान के साथ पुलिस एक आदमी रहे। तो एक आम जन की क्या भूमिका होनी चाहिए ताकि पुलिस की ज़्यादा ज़रूरत ही ना पड़े, या यूँ कहे कि पुलिस जो है बड़ा एक कंफर्टेबल रहे? तो एक आम आदमी के हिसाब से आदमी को किस तरह से एक अनुशासित होना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए एक आम इंसान को, ताकि पुलिस ज़्यादा अच्छा बेहतरीन कर पाए? ऐसा इस दृष्टि से मैं कहूँगा कि जब भी कोई किसी भी देश को आज़ादी मिलती है तो उस देश के नागरिक है वो आज़ादी का पूर्ण आनंद लेना चाहते हैं। वैसा ही हमारे देश के साथ भी हो रहा है 75 साल में, कि हमने लोकतंत्र का और आज़ादी का, कुछ लोगों ने उसका मर्यादित फ़ायदा उठाया, कुछ ने ज़्यादा उठाने की कोशिश की, ये एक है। तो हमें अधिकारों के बारे में हमारे नागरिक बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन किसी भी देश के लोगों को अधिकार तब प्राप्त हो सकते हैं जब वो अपनी जिम्मेदारी समझे, अपना कर्तव्य को भी समझे। तो हमारे देश में अभी ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने आप को जिम्मेदार बनाने की, अपना कर्तव्य पालन करने की और ज़्यादा अनुशासन में रहने की। मैं इस दृष्टि से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि कोई भी कंट्री, हर आदमी देशभक्ति के नारे लगा सकता है, राष्ट्रभक्ति के नारे लगा सकता है, लेकिन सच्चा देशभक्त वही होता है जो अपना काम ईमानदारी से करे, समर्पित भाव से करे और पूरी लगन और निष्ठा के साथ करे। वो सच्चा, मेरी नज़र में सच्चा देशभक्त होता है। तो हमारे लोगों को ये देशभक्त होने की परिभाषा समझनी पड़ेगी कि हमें जो भी काम मिलता है, हर काम महत्वपूर्ण है,
उस काम को हम पूरी ईमानदारी से करें, पूरी निष्पक्षता से करें, पूरी लगन और निष्ठा के साथ समर्पण भाव से करें, तो हम इस देश के लिए सच्चे नागरिक होंगे। और ऐसे नागरिक होंगे तो वहाँ पुलिस विभाग का काम भी कम हो जाएगा और पुलिस को भी काम करने में सुविधा होगी। और पुलिसकर्मी भी उसी समाज से आते हैं जिस समाज में वो पैदा होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि समाज हिंदुस्तान का हो और पुलिस है वो स्विट्ज़रलैंड के जो क्वालिटी के नागरिक आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। उसी समाज के, इसीलिए कहा जाता है कि जैसा समाज होता है उसको वैसी ही पुलिस मिलती है। तो समाज का अगर लेवल स्तर उठेगा तो अपने आप निश्चित रूप से पुलिस का स्तर भी बढ़ेगा। बिल्कुल। आम नागरिक को भी अपनी भूमिका, क्योंकि हम लोग ना सही कह रहे हैं, देशभक्ति के नारे लगाते हैं हम, लेकिन जहाँ फिर थोड़ा सा डिसिप्लिन वाली बात आती है वहाँ हम लोग कहीं ना कहीं डिग जाते हैं और तभी कानून व्यवस्था सारी लचर होती है और तभी पुलिस की जो है ना ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बाकी मैं कुछ कंट्रीज़ में, मैं एक दो कंट्री में भी गया हूँ, वहाँ पर 0 क्राइम है, पुलिस की ज़रूरत ही नहीं है, सब वेल डिसिप्लिन रहते हैं, अपने सिस्टम से रहते हैं, कोई अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता है, कोई अपनी लीग को नहीं छोड़ता है। तो वहाँ ऑटोमेटिकली एक अलग ही डिसिप्लिन होता है, बहुत कम 0 क्राइम। आई विजिटेड दुबई मैंने देखा, मैं 6 या 7 दिन रहा, तो वहाँ पर आराम से कोई दिक्कत ही नहीं है, एक आम आदमी बड़ा महफूज है, सुरक्षित है। आप कहीं खड़े हैं, कितना ही पैसा लेके खड़े हैं, एक बच्ची है रात को 12 बजे जा रही है, आ रही, कोई है ही नहीं इस तरह का। तो एक आम आदमी को अपनी खुद की जिम्मेदारियां समझनी पड़ेगी। हम कब तक जो है अपनी जिम्मेदारियों से मुकरते रहेंगे, कब तक लाइन छोड़ते रहेंगे। तो एक आम नागरिक को अपनी भूमिका, बहुत महती भूमिका अदा करनी होगी। थोड़ा सा मैं चाहूँगा पुलिस महकमे से निकल के वर्तमान आप जिस पोस्ट पे हैं, इस समय आप RSSMB के चेयरमैन की पोस्ट पे हैं, जो एक बहुत बड़ा पोस्ट है, जहाँ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको न्याय जहाँ से मिलता है, बेरोजगारों के लिए एक बहुत यूँ कह सकते हैं मंदिर है। और ऐसी पोस्ट पर आप जैसे व्यक्तित्व का आना, और पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, कृषि पर्यवेक्षक है, इसके बाद बहुत बड़ा एग्ज़ाम पटवारी का हुआ है, और पटवारी में भी, कृषि पर्यवेक्षक में भी तमाम तरह की जो थी, कई बातें चल रही थी कि इस तरह से होगा वो होगा, लेकिन उन सब बातों को आपने विराम देते हुए एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम और बहुत अच्छे एग्ज़ाम को आपने बहुत एक व्यवस्थित तरीके से करवाया, और एक हर जो बेरोजगार है जो इस एग्ज़ाम में बैठे हैं उन सब के साथ न्याय किया है। तो सबसे पहले तो मैं ये थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि क्योंकि आपसे काफ़ी सारे लोग सीनियर भी रहे हैं, बहुत सारे IAS भी होंगे, बहुत आपसे IPS में भी कई सारे लोग सीनियर होंगे, तो कैसे आपका जो इतने बड़े पोस्ट के लिए जो चयन हुआ, उसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहा और क्या ऐसी चीज़ें रही कि आप रिटायर होने के बाद में भी आपने राजस्थान सरकार आपको योग्य मानती है और आपको इस पद पे आपको ये सेवा करने का मौका दिया? तो क्या ऐसी परिस्थितियाँ रही कि काफ़ी लंबे जो लिस्ट थी उसमें से आपको सिलेक्ट किया गया? देखो, जहाँ तक कि चयन बोर्ड में का हो तो राजस्थान सरकार और विशेष रूप से ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। मुख्यमंत्री महोदय ने मेरे पुलिस सेवा कार्यकाल को देखते हुए या जो उनके कोई दिमाग में आधार रहे होंगे उनके आधार पे यहाँ चयन किया है। उसकी पूर्ण पृष्ठभूमि के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन जो मेरे को जिम्मेदारी मिली है उसके बारे में मैं यही है कि आज शिक्षित बेरोजगारी राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या है, और शिक्षित बेरोजगारों की आज भी राजस्थान में प्रथम प्राथमिकता है सरकारी सेवा प्राप्त करना। सरकारी सेवाओं की संख्या बहुत सीमित है। जैसे आज मोटा 50 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं जो सरकारी सेवाओं के लिए प्रयासरत हैं। अगले 2 सालों में कोई राजस्थान सरकार पूरी भी जितनी पूरी अगर सरकारी सेवाएं देना चाहे तो उनकी संख्या 1-1.25 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो 50 लाख में से 1-1.25 लाख को ही रोज़गार मिल सकता है, 49 लाख को तो संभव नहीं होगा ये मिलना। ऐसी सूरत में हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यही है कि 100% ईमानदारी, 100% निष्पक्षता, 100% पारदर्शिता के साथ में लोगों का चयन हो और उनको सरकारी नौकरी में उनका सिलेक्शन हो सके। तो मेरा दायित्व ये है कि मेरा मानना ये है कि हर सूरत में पूर्ण निष्पक्षता हो, पूर्ण पारदर्शिता हो और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से नौकरियों में चयन हो। इसी मिशन के साथ में ये मेरे अंतर्मन की भावना है और इसी मिशन के साथ में मैं कार्य कर रहा हूँ, और उम्मीद करते हैं कि बहुत बड़ा चुनौती भी है, बहुत बड़ी वो चैलेंजेस भी सामने आते हैं, लेकिन चुनौतियों से संघर्ष करना, उनसे पार पाना
और अपने लक्ष्य को हासिल करना, यही हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिए। इसी दिशा में हम बोर्ड टीम वर्क के साथ में लगे हुए हैं और मुझे ये अब तक संतुष्टि है कि अब तक हमने इस दिशा में पूर्णतया सही कार्य करने का पूरा प्रयास किया है और हम पूरी तरह से सफल भी हो पाए। बिल्कुल सर, बहुत पिछला जो एग्ज़ाम था पटवारी वाला वो तो वाकई एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन उस चैलेंज में आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से कुछ डमी कैंडिडेट्स थे उनको भी मतलब ढूंढ के और उनको भी ईमानदार लोगों के साथ न्याय हो। तो अगली एक तो आज आंसर की जारी की है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना जल्दी सुपरवाइजर एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम था, उसका आंसर की आपने जारी की है। और अब युवा थोड़ा सा ये भी कि भाई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, क्योंकि हर किसी के था कि भाई एग्ज़ाम इसके दीपावली से पहले इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, तो अब कौन कौन सी एग्ज़ाम है जिनका रिज़ल्ट जल्दी ही घोषित होने की उम्मीद है या जल्दी आने वाला है? हाँ देखो, जो भी हमारे पास 3-4 परीक्षाओं के रिजल्ट पेंडिंग है, तो उनका हमारे पास जो पुरानी 22 थी उनका लगभग हम सभी परीक्षाओं का पूरा रिजल्ट करके उनको समापन कर चुके हैं। और इस वर्ष में जो एग्ज़ाम्स हुई उनका पेंडिंग है, तो उनका जल्द से जल्द करने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यूनतम समय में परीक्षा परिणाम घोषित किए जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जिस प्रकार से बिल्कुल धरातल के सवाल पूछे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप खुद भी समझ रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हम सबका दायित्व है कि राजस्थान को बेहतर बनाने के लिए हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास करें और निश्चित रूप से इसमें हम कुछ न कुछ राजस्थान को सही दिशा में ले जाने में कुछ न कुछ योगदान अवश्य दे सकते हैं, उसी में प्रयास रखते हैं। अंत में थोड़ा सा, क्योंकि हर कोई आज का जो युवा है, कई बार तो देख के बड़ा तरस आता है कि युवा है वो यूट्यूब लेके बैठा है, यूट्यूब पे देख रहा है या और जो जहाँ उसको जो काम नहीं करना चाहिए उन फालतू कामों में लगा हुआ है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है कि कैसे वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं और कैसे आपकी तरह, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा मेरे को गाइड करने वाला नहीं था, नहीं तो मेरा तो सपना था कि कभी मैं आप जैसा बनूं, लेकिन आने वाले जो कई सारे यूथ है जो आप जिनके लिए आप एक प्रेरणा भी है और कई सारे यूथ है जो भटकाव की स्थिति में है, तो उनको लेके सर आपके क्या विचार है, उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से अपना लक्ष्य बना के जीवन में आगे बढ़ना चाहिए? मैं देखो, इसमें ज़्यादा लंबी बात नहीं, केवल 5 ऐसा है सिंपल सा एक वाक्य में कहना चाहूँगा। इंसान को खुद को सबसे बेटर बनाने की कोशिश, बेहतर बनाने की कोशिश करे, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करे, अपने समाज को, अपने राज्य को, अपने देश को और इस विश्व को बेहतर बनाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी योगदान दे सकता है वो अपना सर्वोत्तम देने की कोशिश करे। यही सबसे बड़ा ध्येय होना चाहिए कि मैं अपने आप को अगर अच्छा बनाऊंगा तो किसी न किसी रूप से ये समाज, हमारा परिवार और हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर।